से रुचि आई है? सर मेरा नाम केसी निराली है। मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले का मूल निवासी हूँ। मैंने स्नातक में स्नातकोत्तर की परीक्षा वर्ष 2007-9 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से पूर्ण की। ठीक है। और अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं? सर वर्तमान में माध्यमिक शिक्षक के रूप में स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत है। क्रिकेट देखना आपकी हॉबी है? जी सर। बताइए क्रिकेट कैसा क्रिकेट देखते हैं? सर क्रिकेट में वनडे भी देखता हूँ, ट्वेंटी भी देखता हूँ। महिला क्रिकेट? महिला क्रिकेट भी देख लेते हैं। कप्तान कौन उसमें? सिर्फ हरमनप्रीत कौर। बॉलिंग करती हैं बैटिंग करती हैं? सब बैटिंग करती हैं। चलिए, संस्कृत में मुझे ये बताइए, मैं फल खाता हूँ, किस काल का वाक्य है? सर ये लट लकार के वाक्य का है। लट लकार जी। लट लकार के वाक्य में जो वर्तमान में चीज़ें घटित हो रही हैं जी उनके बारे में पढ़ते हैं। जी सर। मैं फल खा रहा हूँ और मैं फल खाता हूँ, इन दोनों में संस्कृत की दृष्टि से क्या अंतर है व्याकरण में? सर ज़्यादा अंतर नहीं है सर। फिर भी अनुवाद कर सकते हैं? सर दोनों का लगभग सेम ही अहम फल खाना नहीं आए। नहीं आए। धातु रूप आपने पढ़ रखा है? जी सर। तो खाद्य का धातु रूप बताइए ना। खत का धातु खाद धातु। खाद खाद धातु। खाद होता है जी। श्योर है आप? हाँ सर। वर्तमान भूत और भविष्य में खद धातु का आप परिवर्तन कीजिए। नहीं बन पा रहा। मुझे बताइए, आपने धातु रूप पढ़ा है, कोई एक धातु रूप बता दीजिए। चल का बता दीजिए, पाठ का बता दीजिए। चलिए, तीनों लकार में सर। तीनों लकार में। जी सर। पठतः लकार में होता है सर। लकार में। सर इसमें अपठत होता है भूत में, पठतः पठत होता है सर, पठन्ति होता है सर वर्तमान काल में, और भविष्य काल में सर पठिष्यति। अब ये बताइए, इनका एक वचन बहुवचन भी होता है? जी सर। तो इनका एक वचन बहुवचन द्विवचन और बहुवचन बता दीजिए। जी सर। पठती वर्तमान काल में हो सकता है पठती, पठता, पठन्ति, तीनों वचन में आ गए सर। और भूतकाल में होता है सर आपठत, आपठताम, आपठन। जबकि भविष्य काल में होगा सर आपठिष्यति, आपठिष्यतः, आपठिष्यन्ति। एक वाक्य है जिसको आपको ट्रांसलेट करना है। जी सर। कोशिश करिए कि हो जाए। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में आए हैं, इसको आप संस्कृत में बोल पाएंगे? प्रयास करें। चल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेशस्य इंदौर नगरे आगतः। आप ये बताइए, साहित्य में संस्कृत में किन किन साहित्यकारों को पढ़ा है? सर कालिदास को पढ़ा है। कालिदास को पढ़ा है जी। और सर भारवी को भी पढ़ा है। भारवी को पढ़ा है जी। कौन सी रचना पढ़ी है भारवी की? सर किरातार्जुनीयम है। क्या विषय वस्तु है किरातार्जुनीयम? सर किरातार्जुनीयम में सर श्री अर्जुन कौरवों पर विजय प्राप्त करने के लिए इंद्रकील पर्वत पर, हिमालय पर्वत पर जाते हैं। और इसमें ठीक है, नायक है कोई? जी सर नायक है। कौन है नायक? सर इसके नायक है सर अर्जुन ही नायक है। नायिका? द्रौपदी जी। नायिका जी है, नायिका तो नहीं है? सर नायिका है सर, नायिका है जी। कोई आपको आख्यान याद हो नायिका का? हाँ सर, इसमें द्रौपदी जी हैं जो युधिष्ठिर से दुर्योधन के प्रति युद्ध करने के लिए उन्हें प्रेरित करती हैं। चलिए ठीक है। नायक नायिका किसी महाकाव्य में दो बड़े पात्र होते हैं। हाँ, इसके अलावा और कौन कौन से पात्र जरूरी होते हैं? सर नाटक में विदूषक भी होता है सर। महाकाव्य की बात करो, नाटक अच्छा में। महाकाव्य सर, नायक नायिका और प्रतिनायक भी होता है सर। प्रतिनायक जी महाकाव्य होते हैं। अच्छा, तो कालिदास ने कोई महाकाव्य लिखा है? हाँ सर लिखा है। कौन सा? सर रघुवंशम लिखा है,
किरातर्जुनीय कालिदास नहीं रघुवंशम लिखा है रघुवंशम लिखा है। जी, और कुमार संभवम लिखा है। कुमार संभवम और रघुवंशम। जी। तो रघुवंशम में क्या कौन नायक है, कौन नायिका है और कौन प्रतिनायक है? और नायक और प्रतिनायक के बीच में फिर मैं आपसे अंतर भी पूछूंगा कि हाँ। जी सर। सर रघुवंशम में नायक दिलीप है, दिलीप पे राजा थे, और नायिका है सर सुदक्षिणा। सर प्रतिनायक का उल्लेख नहीं है प्रतिनायक का उल्लेख नहीं। विक्रमो वर्षीयम नाम की एक रचना किसकी है? कालिदास की सर। कालिदास की। जी सर। किसका उल्लेख है इसमें, किसका वर्णन है, क्या सर है? विक्रम पहले तो बताइए कि क्या है ये? हाँ सर ये विक्रमोर्वशीय त्रोटक है सर, दरअसल नाटक का एक, हाँ जी सर, रूपक जो बोलते हैं त्रोटक के अंतर्गत आता है। नाटक और त्रोटक। जी ये त्रोटक है। हाँ सर। ठीक है, हाँ है। क्या उल्लेख है इसमें? सर इसमें सर विक्रम और उर्वशी के प्रेम कथा का उल्लेख है। विक्रम कौन है? विक्रम सर एक मनुष्य है, तो होने राजा तो होने ही था। हाँ, कहाँ का राजा है, कौन सा राजा है भाई? उज्जैन का राजा है सर विक्रम। उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। जी सर। और उर्वशी उनकी नायिका है। जी सर। विक्रमादित्य के बारे में कुछ जानते हैं? उसको सर पढ़ा होगा आपने ना, तो सर विक्रमादित्य इनके रचना में ही पढ़ा मैंने। विक्रमादित्य जो था राजा थे, और कालिदास उनके नवरत्न में से एक थे सर। अच्छा, हाँ बिल्कुल वही तो पूछना चाह रहा था। हाँ, तो क्या लिखा है विक्रमोर्वशीयम में? सर उसको पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं। कौन से क्षेत्र का वर्णन है? सर उज्जैनी क्षेत्र का वर्णन है। उज्जैनी। हाँ सर। एक रचना में एक दूतम है, उसमें किन किन क्षेत्रों का वर्णन है? जी सर। सर उसमें मालवा प्रदेश, उज्जैनी, रामगिरी आश्रम। ये कहाँ है? सर ये रामगिरी आश्रम सर इसके ठीक है, बाद और रामगिरी आश्रम और बाकी नदियों का भी वर्णन है सर उसमें, जब मार्ग बताते हैं क्षेत्र का। क्षेत्र सर मालवा प्रदेश, आम्रकूट पर्वत है सर उसके अंदर। आम्रकूट पर्वत कहाँ पाया जाएगा अभी वर्तमान में? कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। एक बस लास्ट व्याकरण से सवाल पूछूंगा मैं आपसे। काव्य शास्त्र आपने पढ़ा है? जी सर। काव्य शास्त्र के अंतर्गत दो प्रकार के काव्य शास्त्री होते हैं, अलंकारवादी और रसवादी। हाँ सर। तो अलंकारवादी काव्य शास्त्रियों के नाम बता दीजिए कि नहीं, दो के। जी सर। एक तो भामा है सर अलंकार में, और वामन भी है सर अलंकारवादी है सर, उन्होंने आप अलंकार सूत्र लिखा है। और रसवादियों में से? रसवादियों में सर सबसे पहले तो रसवादी में सर भरत मुनि जो हैं वो थे, और उसके अलावा सर आचार्य विश्वनाथ जी हैं। ठीक सर, आप तो सवाल पूछिए। संचारी भाव क्या होते हैं? सर संचारी भाव जो तुरंत उत्पन्न होने वाले जो होते हैं सर। एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण देंगे। ठीक है, बात नहीं। रस सामान्यतः कितने प्रकार के बताए गए हैं संस्कृत में? जी सर, रस सामान्यतः 9 प्रकार के बताए गए हैं सर। अतिशयोक्ति अलंकार जो वात्सल्य है, जी सर। वात्सल्य का एक दो लाइन किसी की बता पाएंगे जिसमें आपको वात्सल्य रस बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा हो? जी सर, याद है। स्थायी भाव क्या होता है वात्सल्य का? स्थायी भाव सर वात्सल्य करुण का स्थायी भाव सर। करुण का स्थायी है आपके हिसाब से? चलिए। और रामायण महाभारत महाकाव्य हैं? जी सर। क्या और भी महाकाव्य हैं? सर महाकाव्य तो और भी, जैसे रघुवंश को भी महाकाव्य कहा गया है सर, और कुमार संभव को भी महाकाव्य कहा गया है सर। कुमार संभव में क्या विशेष बात बताई गई है? जी सर, कुमार संभव में सर श्री पार्वती का विवाह है, और कार्तिक का जन्म है सर, और तारकासुर का वध विशेष, उसका जो ये 3 घटनाएं विशेष है सर। कालिदास को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है? जी सर। इनका जीवन परिचय पढ़ा है आपने? हाँ सर। क्या वो हमेशा से उज्जैन में रहे हैं या कहीं और भी थे या वापस आए हैं, ऐसा कुछ आपकी जानकारी जी है? सर, कालिदास के जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है सर। कुछ विद्वानों में
बंगाल बंगाल के निवासी मानते हैं सर, कुछ विद्वान उज्जैनी के मानते हैं सर, और सर कुछ विद्वान उन्हें विदिशा के भी मानते हैं सर, और कुछ विद्वान उन्हें काशी। सबसे बेहतर मान्यता क्या है? जी सर, उज्जैनी है सर। उज्जैनी जी सर, उनकी रचनाओं में अधिकांश उज्जैन का ही उल्लेख है। एक ऐसा बालक है जिसको संस्कृत बिल्कुल नहीं आती जी और आपको यह टास्क दिया गया है कि अगले 3 महीने आपको पढ़ाना है जी और पढ़ाने के स्तर आपको बताने कि हम कैसे पढ़ाएंगे और 3 महीने में उसको पारंगत करना है। क्या ये संभव है? और संभव है तो कैसे कैसे उस बच्चे को पढ़ाएंगे? जी सर, संभव तो हो सकता है सर, अगर कोशिश करें तो। कैसे शुरुआत कैसे, जिसको कुछ भी नहीं आता, संस्कृत के बारे में उसकी बिल्कुल जानकारी नहीं है, यदि वो संस्कृत सीखना चाहता है तो आप उसको कैसे शुरुआत कैसे करेंगे? जी सर, उसको सर संस्कृत के सबसे पहले तो उसमें रुचि जगाएंगे सर, संस्कृत विषय के प्रति। और सर अभी श्लोक के माध्यम से, ज़्यादातर श्लोक को उसको सुनाएंगे सर, अब कुछ कहानियों के माध्यम से, ताकि श्लोक तो तब सुनाएंगे जब उसको श्लोक का ज्ञान होगा, कैसे श्लोक हम उसका अर्थ या उसको कैसे पढ़ते हैं, उसकी मात्रा कैसी होती है संस्कृत में। जब हिंदी पढ़ते हैं तो सामान्यतः हम लोग बाराखड़ी पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, फिर उसके बाद बाकी ज्ञान लेते हैं। जी तो संस्कृत में भी ऐसा ही है क्या? हाँ सर, है सर, व्याकरण सिखाया जाता है, लेकिन सीधे बच्चे को जो संस्कृत श्लोक पढ़ा देंगे जी और वो नहीं सर, समझ रुचि पाएगा। सर विषय के प्रति रुचि जगाने के लिए हमको पहले श्लोक पढ़ाएंगे, श्लोक सीख जाएगा वो, क्योंकि व्याकरण सर श्लोक से ज़्यादा कठिन है सर, सीखने की दृष्टि से सर, और बोलने की दृष्टि से। एक श्लोक बताइए जो आपको बहुत पसंद हो और बहुत अच्छे से आप उसको बोल पाते हो, बिल्कुल लय के साथ। जी सर। श्रियः कर्णम् अधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुक्तवेदितु सवर्णलिङ्गी विदिताश्रमाययो युधिष्ठिरं वने वनेचरः। इसका अर्थ बता दीजिए बस। ठीक है सर, श्री युधिष्ठिर जी गुरुराज दुर्योधन को राजलक्ष्मी एवं प्रजाओं के प्रति उनके व्यवहार को जानने के लिए जिस वनवासी की नियुक्ति की थी, वह वनवासी ब्रह्मचारी वेश धारण करके हस्तिनापुर जाकर राज्य के संपूर्ण समाचार ज्ञात कर पुनः द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास पहुंचे। ठीक है सर। संस्कृत का एक बहुत ही प्रचलित और बहुत ही फेमस ग्रंथ है जी। जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं जी सर। और सबसे ज्यादा ट्रांसलेट की गई है विभिन्न भाषाओं में। जी उस किताब का नाम जानते हैं? एक बहुत हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसकी कहानियां, और अपनी कहानियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जी सर। कौन सी? सर हितुदेश नारायण पंडित। क्या नाम किताब? सर याद तो नहीं है। जैसे पंचतंत्र का नाम सुना है? अच्छा, पंचतंत्र का नाम जी, बिल्कुल सुना है सर। तो कुछ कहानियां बताए आप? विष्णु शर्मा। किसकी रचना है पंचतंत्र? विष्णु शर्मा। अच्छा, कुछ कहानियां बताए आपको? पढ़ी है आपने कुछ कहानियां? सर याद तो नहीं आ रहा है, बाकी पढ़ी है सर, बहुत पहले पढ़ी। अच्छा, बहुत पहले। जी सर। ऐसे चलिए, नई शिक्षा नीति, जी क्या आपको लगता है कि भारत में यह शिक्षा के क्षेत्र में काफी बेहतर प्रयास है? नई शिक्षा नीति जो आई है। जी सर, ऐसा कह सकते हैं। कैसे? सर, नई शिक्षा नीति की जो विशेषताएं जिसमें जो बताई गई है, जोड़ा गया है, वो काफ़ी अच्छे हैं सर। जैसे 3, 5 धन 3 धन 3 धन 4 का जो प्रावधान किया गया है सर, उसमें आंगनवाड़ी को भी विद्यालय के साथ जोड़ा गया है सर। कॉलेज एजुकेशन के क्षेत्र में क्या सुधार हो सकता है उसमें? जी सर, कॉलेज एजुकेशन में सर जो विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है सर, उनकी गुणवत्ता युक्त बनाई जाए, उनको गुणवत्ता युक्त कैसे बनाएंगे आप गुणवत्ता? सर, गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए सर, जैसे कौशल आधारित शिक्षा और रोजगार उन्मुख शिक्षा। जैसे उदाहरण? सर, जैसे रोजगार उन्मुख के लिए जैसे अपन सर यार। अच्छा चलिए छोड़िए, भारतीय ज्ञान परंपरा जी सुना है? हाँ सर। क्या है ये? सर, भारतीय ज्ञान परंपरा जो है अनुशासन, आत्मनिर्भरता एवं सभी को सम्मान प्रदान करने के लिए, सभी को सम्मान प्रदान करने के लिए जानी जाती है सर। क्या आपको लगता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य आधार संस्कृत भाषा है? हाँ सर, बिल्कुल। कैसे? सर, प्राचीन वेदों में और उपनिषद काल में जो शिक्षाएं प्रदान की जाती थी, वह संस्कृत में ही गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी सर, और उसी शिक्षा को ही भारतीय ज्ञान परंपरा कहा गया। अच्छा, उस समय की शिक्षा और आज की शिक्षा में क्या अंतर आपको देखने को मिलता है?
ये वो बेहतर थी या ये बेहतर है? जी सर, बेहतर तो वो थी सर, ऐसा मेरा मानना है सर, ऐसा लगता है, क्योंकि उस समय समग्र विकास, समग्र नैतिक विकास और तो आपको लगता है कि नैतिकता से दुनिया चलती है? सर नैतिकता के साथ साथ बाकी जो बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, धार्मिक, साहित्यिक सभी प्रकार की शिक्षा उस समय दी जाती थी। अच्छा, अगर अपन वो शिक्षा पद्धति में रहते तो कभी कंप्यूटर सीख पाते? सर उस समय भी साइंस का था सर, संस्कृत में साइंस की किताबें थी सर, पढ़ाई जाती थी सर। कौन कौन सी कुछ ऐसी है? सर महाभारत, वो तो उतना नहीं पता, लेकिन महाभारत में लिखा है सर, महाभारत का जो उसमें विज्ञान का कुछ हुआ है सर, उसमें उल्लेख हुआ है ऐसा? जी सर। चलिए ठीक है, अब ये बताइए मुझे, यूजीसी को हटाकर एक बॉडी लाने का प्रयास किया जा रहा है, मतलब नई शिक्षा नीति में प्रावधान है, जी तो वो कौन सा क्या है, उस आयोग का नाम क्या है और उसके क्या विभाग रहेंगे और क्या मुख्य भूमिका रहेगी उसकी? छोड़िए, कॉलेज को लेकर जो विशेष योजनाएं सरकार चला रही है उनके विकास के लिए, एक पीएम श्री का नाम आपने सुना होगा। हाँ सर, PhD क्या है ये? सर एक उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए PM श्री, जिसमें बहुसंख्या को महत्व दिया गया है सर। तो ऐसे तो हर एक कॉलेज में कर देना चाहिए था ताकि हर एक पीएम श्री बन सके। जी सर, लेकिन सर कुछ संसाधनों के अभाव के कारण, फैकल्टी के अभाव के कारण जिले में अभी लगभग एक ही जो जिला मुख्यालय है वहाँ पे। तो किस प्रकार ये करेंगे, आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से इसमें प्रावधान किया गया है? क्या ये अच्छे काम करेंगे, बाकी अच्छे काम? जी सर, अच्छे काम के सर वहाँ पे अंतः विषय को सम्मिलित किया गया है, बहुवी जिसको बहुसंकाय बोलते हैं अपन। तो वो तो लगभग अब नई शिक्षा पॉलिसी में हर एक स्कूल में होगा, वो हर एक कॉलेज में होगा। जी सर, नई शिक्षा, लेकिन अभी फिलहाल सर PM श्री ने लागू किया गया है सर। अच्छा बताइए, मेनली जैसे कि हम देखते हैं स्कूल शिक्षा और जो कॉलेज शिक्षा, इसमें मूल अंतर क्या है? जैसे आप स्कूल शिक्षा विभाग में भी कार्यरत हैं, हाँ सर, तो स्कूल शिक्षा और कॉलेज शिक्षा में बेसिकली अंतर क्या है? सर स्कूली शिक्षा सर आधारभूत शिक्षा है सर, बच्चों को हम वहाँ पे उनके आधार मजबूत करते हुए सिखाते हैं, जबकि विश्वविद्यालय शिक्षा सर वो रोजगार उन्मुख होती है सर, जिसमें बच्चों को विभिन्न कौशल एवं रोजगार से संबंधित, ताकि वो जीविकोपार्जन के लिए कुछ कर सके। लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है, जो स्कूल शिक्षा पास किया है, जो कॉलेज ड्रॉप आउट है, वो भी तो रोजगार में लगे हुए हैं। तो वैसा तो जरूरी नहीं हर एक कॉलेज जाने वाले को रोजगार है। चलिए, कॉलेज शिक्षा में नई शिक्षा नीति में एक टर्म है GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, उसके बारे में क्या समझते हैं? उसके बारे में कोई बताइए मुझे। सर उसके बारे में नहीं पता। सकल नामांकन अनुपात पढ़ा है आपने? अच्छा, एक शिक्षक, जैसे आप स्कूल शिक्षा विभाग से, एक क्लासरूम में और शिक्षक में बच्चों का अनुपात और एक शिक्षक का अनुपात क्या होना चाहिए? मतलब एक शिक्षक के अनुपात में कितने बच्चे होने चाहिए आइडियली? जी सर, अभी RT में सर जैसे स्कूल की बात करें सर, तो प्राइमरी स्तर पे सर 1:3 है सर, और सर हायर सेकेंडरी में सर 1:40 है सर। चलिए ठीक है सर। नहीं, बस एक टॉपिक पढ़ा दीजिए, एक टॉपिक आप कुछ तैयार किए होंगे, हाँ सर, आप वो पढ़ा दीजिए, या फिर जो हम लोग कहें वो पढ़ा दीजिए, क्या करेंगे? सर मैं बताइए। वही पढ़ा। कभी कोई लिए नहीं रखने नहीं सर, एक छोड़ गया हुआ तो लिए नहीं, जो मोट हाँ, तो दिया था बात करके चला गया वो। अच्छा वो आप भी लेना चाह रहे तो शायद वो इसलिए चला गया वो। आज हम पढ़ने वाले हैं आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश से, आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश में जो 10 उल्लास है उनमें से प्रथम उल्लास का काव्य प्रयोजन। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन 6 प्रकार के काव्य प्रयोजन बताए हैं, जिसमें काव्यम यशस्से अर्थकृते व्यवहार विवे शिवेत रक्षतये सदः परनिवृत्तये कांता समीतत
कांता समीतत यो उपदेश युजे ये आचार्य ने 6 प्रकार के काव्य प्रयोजन बताए हैं सर। उस काव्य प्रयोजन में पहला जो है काव्यम यशस्य, काव्यम यशस्य अर्थात काव्य की रचना क्यों की जाती है या काव्य की रचना क्यों किया जाए, इसके लिए सबसे पहला प्रयोजन उन्होंने बताए हैं यशस्य अर्थात काव्यम काव्य रचना द्वारा यश प्राप्ति भवति अर्थात काव्य की रचना करके कवि यश को प्राप्त करता है। जैसे यथा कालिदास आदि नाम इव यशः। कालिदास, भारवी, माघ आदि कवियों ने काव्य की रचना करके यश को प्राप्त किए। द्वितीय जो काव्य प्रयोजन है वह है अर्थकृति। अर्थात द्वितीय काव्य प्रयोजन में काव्य की प्रयोजन अर्थ के लिए या धन उपार्जन के लिए भी की जाती है। जैसे काव्य रचना द्वारा हो गया तेरे सिंह जी, ठीक है, आज बढ़िया कर रहे हैं आप।